बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज 2 नवंबर है और हर दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दीजिएगा। व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आवाम, ये माजरा क्या है, इससे पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान को रोकना है और अब कोई हल नहीं बचा। हुकूमत ने कानून साजी का सहारा लेकर एक नया रास्ता तलाश किया है। ये नया रास्ता क्या है और किस किस्म की कानून साजी की गई, दहशत गर्दों की आड़ में किस किस को निशाना बनाया जाएगा, व्यूअर्स इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और एक तरफ मुल्क के इदारों को नीलाम किया जा रहा है। पीआई की नाकाम नीलामी के बाद हुकूमत का सदर और वज़ीर-ए-आज़म के वीआईपी जहाज़ों के लिए फंड्स जारी करने का इकदाम। व्यूअर्स, इसका भी एक जो इनसाइड मवाजना है वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में आपके सामने रखेंगे। और फिर जस्टिस मंसूर की टीम में वापसी, जस्टिस याह्या अफरीदी ने जहां पर जस्टिस मंसूर को मुख्तलिफ ओहदों पर बहाल किया, उनको जजेस कमेटी में वापस लिया और इसके साथ साथ अब उनकी टीम की वापसी भी हुई है। किस किस को वापस लिया गया इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको यह खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डी चौक वाला जो एपिसोड हुआ, इसके बाद इंटरनेशनल जहां जहां भी इनके चैप्टर्स हैं, ये असूली फैसला किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए आलमी सतह पर आवाज बुलंद की जाएगी। वो तमाम थिंक टैंक्स जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनका कलीदी किरदार है, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन के अंदर उनका अपना किरदार है, यानी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, कांग्रेसमैन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये आवाज जरूर बुलंद की, लोगों को कायल किया। लॉबिंग की जा रही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए हर शख्स जो है वो अपना किरदार अदा करे और कन्विंस किया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो हो रही है और इसके अंदर कौन कौन मुलविस है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल, दुनिया की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, इसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग बॉडी है, और हमने फिर अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया के 7 बड़े आज़मों से इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठते हुए देखी है। ये एहतजाज बार्सिलोना में भी हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो 5 नवंबर से पहले पहले अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है, वहां पर भी लॉबिंग हो रही है और जोर डाला जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर आ गई और जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर कि इमरान खान की रिहाई खित्ते के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक मवाजना किया जा रहा है ट्रंप का इमरान खान के साथ, इनके ताल्लुकात जो माजी में रहे, और पाकिस्तान की जो ओवरसीज कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर वो ये समझती है कि इमरान खान की रिहाई के अंदर उन्हें अपना जो इंटरनेशनल रोल है वो ज़रूर प्ले करना चाहिए। हमने बरतानिया के अंदर भी इसी किस्म की लॉबिंग होते हुए देखी है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ पर भी आवाज़ उठाई गई। बहुत सारे जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी ये आवाज़ बुलंद की। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लंदन चैप्टर है वो एहतजाज की कॉल उसने जो दी, अब एहतजाज करने जा रहा है। व्यूअर्स, हमने इससे पहले बाऊजी को लंदन आते हुए देखा, नवाज शरीफ लंदन आए तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एवन फील्ड के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कलीदी किरदार है इसे बिगाड़ने के अंदर, और जो निज़ाम अदल जिस तरह से उसका हुलिया बिगाड़ा गया, काजी फ़ाइज़ ईसा अपने दौर में सियासी और अदालती फैसले जो उन्होंने दिए कॉन्ट्रोवर्शियल फैसलों के तौर पर याद रखे जाएंगे। उनके ये फैसले पाकिस्तान की तारीख के स्यातरीन फैसले जो हैं वो माने जाते हैं। लंदन आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर भी आवाज़ बुलंद की और उनके खिलाफ एहतजाज किया। कई घंटे वो खड़े रहे और जब मौका मिला तो उनकी गाड़ी का घेराव किया गया और एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। शायद हुकूमत को ये बात पसंद नहीं आई और जिन लोगों ने ये एहतजाज किया उनके शनाख्ती कार्ड, उनके पासपोर्ट ब्लॉक करने की बात की गई। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको ये खबर दे दूं कि हाई कमीशन के अंदर ये सवाल उठाया गया कि जिन लोगों ने काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमला किया या हमले के अंदर मुलविस थे, इसको किस तरह पुलिस के सामने जस्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि एक तो पुलिस की गाड़ी वहां पर मौजूद थी और जो कुछ हुआ वो पुलिस के सामने हुआ। अगर ये वाकई हमला था तो पुलिस क्यों इस हमले को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी और उन्होंने क्यों इस को देखने के बावजूद, जिस तरह क्लेम किया जा रहा है
कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि जो मेरी इतलात हैं, हाई कमीशन के अंदर ये सवाल ज़रूर पूछा गया कि अगर हम ये मामला पुलिस के पास लेकर जाते हैं तो हमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा कि आप कौन हैं भाई, आप कहाँ से आ गए। वो बताएंगे जनाब हम हाई कमीशन हैं। वो फिर सवाल किया जाएगा क्या आपके ऊपर हमला हुआ, हाई कमीशन की बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ, हुकूमती किस अहलकार के या ओहदेदार के खिलाफ ये हमला किया गया। तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर ये भी कहा गया कि अगर जस्टिस काजी फैजी ईसा साहब या जो भी उनके साथ मौजूद था वो कंप्लेन करता है तो फिर हम यकीनन ये कार्रवाई करेंगे। ये भी इस तनाजुर में भी इस केस को देखा गया, ये मेरी इतलात हैं। और फिर ये भी देखा गया कि अगर ड्राइवर जो है वो इस यानी उसकी तरफ से दरख्वास्त जाती है तो फिर पुलिस जो कोई इंक्वायरी करेगी, लेकिन हाई कमीशन के कहने पर यानी आप अगर इफेक्टिव पार्टी नहीं है तो फिर यकीनन ये सवाल आपका नहीं बनता। और इसलिए कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो देर हो रही है। कहा गया जी कि हम स्कॉटलैंड यार्ड से करवाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की तरह मामला नहीं होते। यहाँ पे 2 + 2 4 ही किए जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप किसी के खिलाफ भी कोई ऐलान कर दें। आपको कायदे और कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। यहाँ पर इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर के भी उतने ही जो राइट्स हैं जितने आम आदमी के हैं, और कोई किसी को वायलेट नहीं करता। कोई एहतजाज कर रहा था, किसी के पास सबूत है कि हमला हुआ, तो फिर आपको ये साबित भी करना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि अगर ये बात उल्टी पड़ गई तो यकीनन फिर उन लोगों के खिलाफ भी यहाँ पर डेफेमेशन और दीगर जो प्रोसीडिंग्स हैं, अदालतों के दरवाजे खुले हैं, आप भी कर सकते हैं, डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर किया जा रहा है कि क्या मामले को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाना है, इसको यहीं पर छोड़ देना है। खबरें चलती रहेंगी, आप पाकिस्तान में बैठकर जो मर्जी करें, लेकिन बरतानिया की हद तक आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे। मीडिया के सामने भी अगर कोई आप खबर चलाते हैं तो यहाँ के जो बुलेटिन्स हैं वहाँ पर लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान की खबरों में, जो पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट हो रही चीज़ें, वहाँ पर ये बात जो है वो ज़रूर कही जा रही है। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूँ कि अब ये एहतजाज जो है वो रुकेगा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले जो अमेरिका में हो रहे हैं, बरतानिया में भी एक ऐलान किया। बार्सिलोना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करके आई, पेरिस, बाकी मुल्कों में भी एहतजाज हुए, और अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है इसमें जुल्फी बुखारी, अजहर मिशवानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसे लीड करते रहे हैं, फिर इसके साथ साथ आलिया हमजा पाकिस्तान से गालबन आ रही हैं, फिर इसके अलावा और भी दीगर क़यादत जो इस लंदन में मौजूद है वो इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए भरपूर जो है वो इंतजामात कर रही है। और वो तमाम वॉलंटियर्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या फिर इंडिपेंडेंट अपनी हैसियत में यहाँ पर एहतजाज करते रहते हैं, वो भी इस हवाले से तैयारी कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा एहतजाज होगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। और ये भी मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 2 साल पहले जब शान ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एहतजाज किया था तो लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची थी और लोगों ने जो आवाज़ है इमरान खान के हक़ में उसे बुलंद किया था। 2 साल पहले और आज के हालात में फ़र्क यह है कि इमरान खान उस वक्त आज़ाद थे, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया था, उनकी हुकूमत नहीं थी। लेकिन आज इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, वो कैद में हैं और उन्होंने अपनी आज़ादी को पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। तो जितने भी चैप्टर्स हैं लंदन के, इसके अलावा दीगर शहर मैनचेस्टर, बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड, इसके अलावा स्कॉटलैंड, हर शहर से लोगों की एक बड़ी तादाद जो है एक्सपेक्ट की जा रही है कि इस एहतजाज को यकीनी तौर पर जो है वो कामयाब बनाएगी। और पाकिस्तान से भी जी बहुत सारे लोग आए हैं, अमेरिका से डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी यहाँ पर आए हैं इस एहतजाज में शिरकत के लिए। कासिम सूरी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी इसमें शिरकत करेंगे। तो एक भरपूर एहतजाज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बरतानिया की फ़िज़ाओं में इमरान खान की आज़ादी और उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलेगी और आवाज़ बुलंद की जाएगी। और ये प्रेशर डाला जाएगा बरतानिया की हुकूमत के ऊपर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज करके। और मेरी इतलात ये है कि कुछ लेटर्स भी लिखेंगे जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, जिन्हें रिसीव करवाया जाएगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर तरीके से जो है वो काम किया जाए। व्यूअर्स, मैं आपको ये जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं अब इनको किस हद तक इस्तेमाल किया जाता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। और बरतानिया जो है वो कितना इंटरेस्टेड है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने तौर पर लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अब इमरान खान का रास्ता कैसे रोका जाए। पाकिस्तान की हुकूमत के पास ना ऑप्शंस एक एक करके ख़त्म हो रहे थे, और इमरान खान को सज़ा देने के लिए करते क्या हैं, ये कानून साजी करते हैं। और अब इन्होंने दोबारा यही रास्ता इख्तियार किया और कानून साजी करके यानी इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल के ज़रिए इमरान खान को जेल के अंदर ही रखने की तैयारी कर रहे हैं।
اس ترمیمی بل کے مطابق مشتبہ شخص کو 3 ماہ حراست میں رکھا جائے گا، یعنی جس کے خلاف الزام ہے، جس کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو جتنی بھی دفعات لگا کر کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے پکڑ لیں گے اور آپ 3 ماہ تک اسے اپنی حراست میں رکھیں گے۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل میں دہشت گردوں کا نام لے کر عمران خان کو نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پیش کیا۔ ترمیم کے تحت مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان سے متعلق جرائم میں ملوث کسی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو پکڑ لیا نا تو 3 ماہ کے لیے آپ اس کو کسی بھی عدالت کے اندر جا کر چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ قانون ہے، اور یہ قانون عمران خان کے خلاف استعمال ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگا، جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان سب کے خلاف استعمال ہوگا۔ پھر تاوان، بھتہ خوری، غور سے سنیے گا، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا سے متعلق جرم پر بھی 3 ماہ زیر حراست رکھا جا سکے گا۔ حراست یا نظر بندی کے دوران ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے گا۔ 3 ماہ سے زائد نظر بندی آرٹیکل 10A کے تحت ہو سکے گی۔ الزامات کی تحقیقات GIT کرے گی، یعنی عمران خان کا معاملہ بھی یا تحریک انصاف کے کسی بھی رکن کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ایک اپنا جو کیس ہے اسٹیبلش کر رہی ہے کہ یہ قانون سازی کے ذریعے ٹارگٹ ہمیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو اٹھائیں گے، 3 ماہ کے لیے پکڑا جائے گا، GIT کے حوالے کیا جائے گا، اور پھر یہ GIT کھیلیں گے اور اس میں انکوائری کے نام کے اوپر لوگوں کا استحصال کیا جائے گا۔ GIT مسلح افواج، سول آرمڈ فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندوں اور SP پولیس پر مشتمل ہوگی، تو سب کچھ تو وہی کنٹرول کریں گے نا۔ صرف انہیں ایک لائسنس چاہیے تھا جو اس بل کے ذریعے یہ مل چکا ہے۔ یہ بل ذیلی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے جی، اور پاکستان تحریک انصاف پر اس کا اثر کیا پڑے گا یہ بھی میں آپ کے سامنے 1 by 1 رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جی المیہ پتہ کیا ہے، قانون جس کے لیے بنتا ہے نا، آپ اس قانون کو وہاں پہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انسداد دہشت گردی قوانین پر مقدمے میں مخالفین کے لیے یہ اس طرح استعمال ہو رہے ہیں، یعنی پہلے بھی ہوئے، اب دوبارہ ہوں گے، یہاں تک کہ عمران خان پر بھی جو مقدمہ بنایا جاتا ہے وہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت بنایا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کو جو احتجاج کے لیے آئے ان کے خلاف بھی جو مقدمات بنائے گئے وہ بھی انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت بنائے گئے۔ تو معاملہ جی بڑا کلیئر ہے، راستہ آپ نے اختیار کیا۔ اب تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے اور مزید جو 9 مئی کا جو ایپیسوڈ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 8 نومبر کو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، تو اب یہ معاملہ جو ہے ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر نا عدالتیں ہمیشہ سے استعمال ہوتی رہی، جس کسی نے بھی آواز بلند کی آپ نے اس کی آواز کو دبانے کے لیے یا تو فائل کھول لی اس کی، یا اس کو کرنٹ لگایا، یا اس کے جو بیڈ روم ہے وہاں پر کیمرے لگا کر اسے بلیک میل کیا، یا پھر کچھ اور طریقے، یا آپ مجبور کر دیتے ہیں کہ کوئی شریف انسان جو ہے ان سے ڈر جائے اور استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے۔ یہی طریقہ کار ہے نا جی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو مداخلت ہو رہی تھی انہوں نے اس مداخلت کو بے نقاب کیا اور ایک خط لکھ دیا اور عمران خان کے کیسز کا حوالہ دیا کہ خاص طور پہ مداخلت ایسے کیسز میں ہوتی ہے جو سیاسی نوعیت کے ہیں۔ ٹیرین وائٹ کا کیس جو تھا عمران خان کے حوالے سے اس کا حوالہ دیا گیا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پکار کر کہا گیا کہ سرکار آپ کی عدالت کو لوٹا جا رہا ہے، آنکھیں کھولیں، بچا لیں ہمیں۔ خط تو لکھا گیا لیکن چیف جسٹس جو ہے نا، جو سوئے ہوئے محل کے بادشاہ بنے بیٹھے تھے، وہ جاگے نہیں، اور سویا ہوا محل جو ہمیں منظر ہمارے سامنے تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اختیارات تھے، استعمال کرتے، کیوں اختیارات استعمال نہیں کیے؟ اب خبر ویورز یہ آ گئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے حلف برداری کے بعد ہائی کورٹس کے ایڈمنسٹریٹو ججز سے بھی ملاقات کی تھی۔ چیف جسٹس سے مداخلت کا خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے حلف اٹھانے کے اگلے دن یہ ملاقات کی ہے، اور چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ملاقات کے لیے بلایا۔ ملاقات میں عدلیہ میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ یہ بہت ہی اہم خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر ملاقات میں چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے ججز کو دوبارہ مداخلت نہ ہونے کا یقین دلایا۔ 26 مارچ کو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا جس میں عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا الزام عائد کیا گیا۔ ججز نے اس معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی۔
वफाकी हुकूमत की जानिब से मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब थे, उन्होंने इनकार कर दिया, सरबराही से माजरत कर ली और फिर ये मामला जो है दाखिल दफ्तर हो जाता है। अहम सवालात क्या हैं कि क्या चीफ जस्टिस 6 जजेस के खतूत के मामले पर केस फिर से समाअत के लिए लगाएंगे या फिर दोबारा मुदाखलत ना होने की यकीन दहानी से काम चलाया जाएगा। चूंकि खबर यह है कि उन्हें कहा गया कि आइंदा नहीं होगा, जाओ जाकर तुसी अपना काम करो। अगर दोबारा मुदाखलत हुई तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से जिस तरह सवालात किए गए, जिस तरह उन्होंने कहा कि क्या इस कब्रिस्तान में 6 जजेस के खतूत को भी दफन कर दिया गया, उन्हें भी इसी किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा। 3 साल बाद मंजर तब्दील होगा, किरदार तब्दील होंगे, लेकिन सवाल वही होगा कि जैसे जाया कौम ये सवाल करती है, 6 जजेस ये सवाल करते हैं जो आपसे पहले वाले से भी पूछा गया कि 6 जजेस ने खत लिखा, क्या किया उस खत का, क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई? व्यूअर्स, मुझे नहीं लगता कि 6 जजेस के इस खत के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो यकीन दहानी कराई गई है, यानी ये लॉलीपॉप देना था वो दे दिया और अब मामला जो है वो दाखिल दफ्तर करवा दिया जाएगा। अल्लाह करे जी ऐसा ना हो, लेकिन मेरी ये असेसमेंट यही कहती है। अब क्या चीफ जस्टिस अपनी अदलिया और जजेस के साथ खड़े होंगे, इसका फैसला जो है वो कुछ दिनों में हो जाएगा। अगर ये केस नहीं लगता तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी किसकी तरफ से खेल रहे हैं, और अगर ये केस लग गया तो फिर ऐलान जंग है। आप जस्टिस मंसूर को उनका असल मकाम दे रहे हैं, उनको बहुत सारे आपने ओहदे वापस कर दिए, एक कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया, जजेस कमेटी में वापस लेकर आ गए और उनके जो फैसले रिवर्स हो रहे थे। लेकिन देखना ये होगा कि ये 6 जजेस का जो खत है इसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो किस किस्म का मौक़िफ़ जो है अपनाते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इसी के साथ जुड़ी हुई है, जस्टिस मंसूर के जो रिसर्चर्स थे ना, उनको काजी साहब ने फारिग कर दिया और अब खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिवर्स गेयर लगा है, इसके बाद जो 3 रिसर्चर्स हैं, जिनमें से एक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर भी थे और काजी फायज ईसा ने उन्हें वापस भेज दिया था। खुली अदालत में अखबारी खबर को गलत कहा और आज जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस इस इकदाम को भी रिवर्स कर दिया है। तो ये यकीनन उनके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा, यानी इस अदलिया के मुंह पर तमाचा है जी। इन जजेस ने जो स्याह किरदार अदा किया, इस पर तनकीद इसी तरह जो है वो होती रहेगी। मैं आपको व्यूअर्स एक और भी खबर दे दूं, क्योंकि हम पाकिस्तान के लुटने की दास्तान आपको रोज सुनाते हैं, थक गए जी हम भी सुना कर। हम इन इदारों के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है वो भी हम आपको रोज बताते हैं। पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं ना, जो आपका सिंबल होते हैं, आपकी अलामत, यानी आपके कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हाँ यार ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, ये पाकिस्तान स्टील मिल है, ये जो सबज वर्दी में आप लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, और ये जो सबज परचम लोग उठाकर फिर रहे हैं ये पाकिस्तान का परचम है, ये जो सबज पासपोर्ट आपके हाथ में है ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जो 1947 में इस खित्ते की तकसीम के बाद मार्ज़ वजूद में आया ताकि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन हो जहां पर हम अपनी जो ज़िंदगी है वो आज़ादी के साथ गुजार सकें, इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। इस्लामी किला हो पाकिस्तान, लेकिन इस किले को बार बार इन्हीं के जो मुहाफिज थे उन्होंने इसको तबाह किया। यानी पाकिस्तान के जितने भी सदूर आए, जितनी भी हुकूमतें आई, जितने भी डिक्टेटर आए, एक एक करके यहाँ के इदारों को खोखला करते चले गए। आपने खबर सुनी कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को 10 अरब से ज़ायद की बोली भी नहीं लग सकी। शायद इतने पैसे ना, ये जो दुनिया की, भारत हमारा जो हमसाया मुल्क है, वहाँ पर जितने भी अमीर हैं शायद वो 1, 2, 3 दिनों के अंदर इसको उड़ा देते हों। ये हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन की बोली जो है वो लगाई गई। मैं आपके सामने एक और भी अफसोसनाक खबर रख देता हूँ। 80-82 अरब की बोली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10 अरब की बोली लगी और अब कोई ख़रीदार नहीं है। केपी की हुकूमत है, उन्होंने कहा जी हम खरीद लेते हैं, कौमी सासा है, हम इसे बेचने नहीं देंगे। मुझे आज बहुत सारे कमेंट्स लोगों के मिले, लोग रो रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे, उन्होंने दुख का इजहार किया कि हमारे इदारों को जो है वो बेचा जा रहा है। मुझे नहीं पता कल को अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या आप इसे भी बेच देंगे? प्लेयर्स को भी जो है वो गिरवी रख दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? जिसने अपने कौमी इदारों की बोलियां लगाना शुरू कर दी वो हुकूमत क्या करेगी? अब ये खबर अगली सुनने क्या हुआ है। वज़ीर ख़जाना जी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की ज़रिए सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है जी। वज़ारत दिफा के लिए 1.8 अरब रुपए की तकनीकी
جو ضمنی گرانٹ ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے. وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رقم صدر، غور سے سنیے گا کہ صدر آصف علی زرداری، نام نہیں لکھا گیا لیکن صدر تو ہمارے وہی ہیں نا، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کہ سرکاری دوروں کے لیے استعمال ہونے والے 2 VVIP جہازوں پر خرچ کی جائے گی. یعنی ہماری جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے 10 ارب میں اس کی بولی لگی، اور ان کے جہازوں پر جو خرچہ ہے وہ 1.8 ارب کے. سرکار نے بھیک مانگنے جانا ہوتا ہے. وہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کا پاؤں ٹوٹ گیا جی، دبئی چلے گئے ہیں. تو اب آپ امیجن کریں کہ 1.8 ارب جو جہازوں پر لگے گا، اور وہ جہاز آصف علی زرداری استعمال کریں گے، اور وہ اپنے پرائیویٹ دوروں پر UAE جائیں گے، کبھی کہیں جائیں گے، اور یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. آپ گھر کا سامان بیچیں اور اپنی شاخ خرچیوں پر لگائیں. بچوں کے دودھ کے پیسے بھی آپ بھیج دیں، جس سے ہوتا ہے نا کہ بچوں کے جی دودھ کے پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے، گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا، گھر کا سامان بیچنا پڑ رہا ہے. ہمارے ملک کا بھی سوئٹو سے یہ حال ہے، اور دل خون کے آنسر ہوتا ہے جب ہم یہ خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دل کرتا ہے کہ اس نظام کو آگ لگا دی جائے، ان لوگوں کو گھر بھیج دیا جائے اور انقلاب آئے. اب ہوگا کیا کہ فنڈز دونوں VVIP طیاروں کے انجن کی مرمت کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور ECC نے وزیر اعظم آفس اور سٹاف کالونی کے لیے، یہ بھی سن لیں، 25 کروڑ 27 لاکھ روپے کی تکنیکی گرانٹ کی بھی منظوری دی ہے. اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جو فلڈ رسپانس ایمرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے 30 ارب روپے کے اجرا کی منظوری بھی دی گئی، اور مختص رقم صوبہ سندھ کو جاری کی جائے گی. سر KP واسطے کچھ جاری کر دیو، لیکن یہ ملک ہمارا صرف کچھ شخصیات کے لیے ہے. اگر آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو آپ وہاں کی عوام کو بیماری بھی کہیں گے، آپ وہاں کی عوام کو بے وقوف بھی کہیں گے، آپ وہاں کی عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی استحصال کریں گے اور وہاں کے پیسے روکیں گے. ویلکم ٹو پاکستان. یہ وہ دیش ہے جسے ہر روز لوٹا جاتا ہے، ہر لمحے لوٹا جا رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بن کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ویورز، آج کی یہ نشست تھی. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. آپ سے دوپہر 1 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.